जैसे हम बात करें भारत पाकिस्तान की टेंशन जो एस्केलेट हुई, अब सीज फायर हो गया और मार्केट भी अच्छा कर रहा है। तो जो हमारा एक सबसे फेवरेट सेक्टर रहता है जब भी हम एनालिस्ट से, आप जैसे मार्केट एनालिस्ट से बात करते हैं, वो है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर कितना मार्केट लुक्रेटिव लग रहा है आने वाले टाइम में? हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज अब अपनी क्षमता बढ़ाना चाह रही हैं डिफेंस को लेकर। तो जैसे कि फेवरेट स्टॉक्स हैं एचएएल, बीडीएल, मैस्डॉक, बीईएल। इनके बारे में थोड़ा इंसाइट दीजिए कि फ्यूचरिस्टिक अभी नियर फ्यूचर में क्या रहेगा। देखिए, हमेशा से मेरा फेवरेट बीएल, एचएएल और मैचडॉक ही रहे हैं। जितने भी इंटरेक्शंस किए हैं सभी से, लास्ट 3 महीने से हमेशा ये तीनों स्टॉक ही सुझाए हैं। बाकी स्टॉक्स भी अच्छे हैं, पर मुझे मोर और लेस अगर मैं स्क्रीनिंग करता हूं तो मुझे टॉप 3 में यही नजर आते हैं। और आपको एक बात शेयर कर देता हूँ, आज हमने मॉर्निंग में क्लियरली क्लाइंट्स से भी हमने ये शेयर किया था कि आज आपको डिफेंस स्टॉक्स खरीदने नहीं है, आज बेचने हैं। उसका एक रीजन है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली जो हम बात करते हैं। हम्म। क्योंकि सीज फायर हो रहा है मार्केट में, अब डिफेंस स्टॉक्स का वो फ्लेवर नहीं रहेगा, इसलिए आज हमने सेल कराया है। जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस है, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को बिल्कुल छुआ नहीं है, उनको इंटैक्ट रखा है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और करेक्शंस पे बाई करने की ही सलाह है। पर ट्रेडिंग पोजीशंस मुझे लग रहा है फिलहाल थोड़ा अवॉइड करें, करेक्शंस आने दें वापस स्टॉक्स में। और प्रिफरेबली, जैसा कि आपने सही कहा, बीईएल, एचएएल और मैचडॉक, ये तीन मेरे फेवरेट स्टॉक हैं। इनमें करेक्शंस मिलते हैं तो बाई करना चाहिए। और मैचडॉक मुझे लग रहा है एफएनडो में भी आ चुका है, एफएनडो में भी आने वाला है, जो कि कल अनाउंसमेंट हुआ है। तो एफएनडो में आने के बाद उसकी चाल थोड़ी डिफरेंट रहेगी, उस पर भी नजर रखें। पर अगर 3 स्टॉक चुनने हैं तो मेरे ये 3 फेवरेट स्टॉक हैं। चलिए, इसी को लेकर एक सवाल आया है हमारे एक व्यूअर का, कॉमिक्स क्लब करके उनकी आईडी है। वो कह रहे हैं, सर एचएएल और मैस्डॉक के शेयर टारगेट प्राइस बताइए। देखिए, एचएल मुझे लग रहा है धीरे धीरे अगर आप 1 से 1.5 महीना देते हैं तो 5,000 की तरफ बढ़ जाएगा ये स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। आज एक थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला है, और काफी लोगों को स्ट्रेंज भी लगा होगा कि वॉर के टाइम पे जब मार्केट 900 पॉइंट ऊपर है, एचएल आपको माइनस क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। उसका एक ही रीजन है, वही जो मैंने कहा, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली। तो मुझे लग रहा है 5,000 की तरफ एचएल आपको देखने को मिल सकता है। मैचडॉक मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगाएगा ऊपर जाने में। थोड़ा करेक्शन इसमें ड्यू है, तो करेक्शन आ सकता है। और जहां तक मेरे चार्ट्स और मेरे रिट्रेसमेंट लेवल्स है, 3200 तक मुझे लग रहा है मैचडॉक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते Right. तो लेवल्स ये नोट कर लीजिए आप। आपका सवाल अरुण जी ने ले लिया है। सर, कल्पेश जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि इस समय कौन सा सेक्टर शॉर्ट सेल कर सकते हैं और कौन सा सेक्टर पीई वाइज एक्सपेंसिव है। हैं। देखिए, एक्सपेंसिव तो काफी सेक्टर्स है, डिफेंस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये भी कोई सस्ता सेक्टर नहीं है, ये अभी भी एक्सपेंसिव है। और ऐसे स्टॉक्स आपको एक्सपेंसिव ही रहेंगे, क्योंकि ये चीज ऐसी है जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक बिजनेस होते हैं। एचएल का अपना मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, बीएल का अपना मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, मैक्सगाउन जीआरएससी का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। तो आप वैल्यूएशंस देख के शॉर्ट ना करें, सेंटिमेंट देख के शॉर्ट करें कि कौन से सेक्टर्स अभी हो सकता है नीचे जाते हुए नजर आए। पर फ्रैंकली मैं बताता हूँ, आज मुझे कोई भी सेक्टर शॉर्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि आप कोई सेक्टर शॉर्ट करें। काफी लोगों ने मॉर्निंग में भी फार्मा के बारे में नेगेटिव व्यूज रखे थे हाँ। या नेगेटिविटी थी, पर आप देखिए जाते जाते फार्मा में भी बाइंग आपको देखने को मिली। तो फिलहाल कोई शॉर्टिंग वाले सेक्टर है नहीं। यूजुअली मेरा फेवरेट शॉर्ट रहता है मेटल्स में, पर मेटल्स भी मुझे लग रहा है फ्लेवर ऑफ द डे थे। तो फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा शॉर्ट वाला सेक्टर नहीं है। पर फिर कभी जब हम बात करेंगे, जब जरूर शेयर करूंगा, जब अगर कोई मेरा सेक्टर वापस रेडार पे आता है। डेफिनेटली। दो और फैक्टर्स जो लोग कह रहे हैं मार्केट पे अभी जो असर डाल रहे हैं या आने वाले टाइम में भी थोड़ा डालेंगे, वो है यूक्रेन से जो सीधी बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं पुतिन। और चौथा जो फैक्टर है वो है कि 27 मई को मॉनसून केरल पहुंचेगा, जो कि रिपोर्ट आई है आईएमडी की। तो इन फैक्टर्स का भी मार्केट पे असर हम देख रहे हैं। तो ये मानसून का काफी बड़ा असर होगा मार्केट पे। अगर मानसून जल्दी आता है तो अर्निंग्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन कंपनीज पे। तो मानसून का तो डेफिनेटली आपने सही कहा, उसका 100% इम्पैक्ट रहेगा। यूक्रेन रशिया को मैं उतना तवज्जो आजकल नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग उसको भूल भी चुके हैं, और ऐसा कुछ वर्ल्ड में से कॉन्फ्लिक्ट वो हो भी रहा तो वर्ल्ड को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अच्छा। डेफिनेटली वो पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए। और एक चीज और पॉजिटिव रहेगी, अगर रशिया के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है तो रशियन जो ऑयल है वो भी मार्केट में आएगा। और रशियन ऑयल अगर मार्केट में आता है तो आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस नीचे जाते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है इसी वजह से इंडिया के लिए वहां से बेनिफिट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है यूक्रेन यूक्रेन रशिया का इशू थोड़ा बड़ा है, पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर मानसून का एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा।
तो इंडियन मार्केट के हिसाब से आप कह रहे हैं मॉनसून इज अ बिगर फैक्टर, और यूक्रेन रशिया वाला फैक्टर इतना इम्पैक्ट करता हुआ शायद ना दिखे। अरुण जी, हमने देखा कि पिछले जो काफी दिन थे जिसमें हमने टेंशन्स देखे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एस्केलेट करते हुए, उसमें हमने देखा कि मार्केट ने सफर भी किया, हालांकि बैलेंस बनाने की कोशिश करी, पर फिर भी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो एक नोटेबल बात निकल कर आई है वो है एफआईआईज, जो कि लास्ट अगर हम 11-12 दिनों की बात करें से वो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ टेंशंस एस्केलेटिंग, आपको ये वजह क्या लगती है कि एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे थे इंडिया में? देखिए, एक तो दो वजह है। एक तो वैल्यूएशंस थोड़े अच्छे हो गए थे कुछ दिन पहले की अगर बात करें। अर्निंग्स धीरे धीरे इंप्रूव हुई है इस क्वार्टर में, वो भी एक अच्छा चीज है। वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हैं, और चाइना के अलावा इंडिया चाइना के अलावा कोई बड़ा ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे एफआईएस को अपना पैसा ज्यादा जल्दी बनता हुआ नजर आए। तो चाइना वैसे ही सेकंड ऑप्शन होता है अगर दोनों में कंपेयर करते हैं। तो इंडिया स्वीट स्पॉट पे है, और चाइना के साथ जो भी चल रहा था इसके वजह से पैसा मुझे लग रहा है इंडिया में ज्यादा आया है एफआईएस का। अब यहाँ से थोड़ा डर है, वो आपको नोट करना पड़ेगा, इवन व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं। यहाँ से हो सकता है वापस पैसा आपको थोड़ा चाइना जाता हुआ नजर आए, क्योंकि चाइना के साथ जो भी चीजें सेटल हो रही है, तो हो सकता है पैसा वापस थोड़ा इनफ्लो चाइना की तरफ हो। तो फिलहाल मुझे लग रहा है चाइना की एक तनातनी की वजह से इंडिया में पैसा आया है, और ये पैसा मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में रहना चाहिए, और ये काफी पॉजिटिव मार्केट के लिए हो सकता राइट सर, जैसे हम अभी आपने रेलवे के बारे में बताया, तो रेलवे सेक्टर को लेकर कोई व्यू बताइए हमारे व्यूअर्स को। है। देखिए, रेलवे में मुझे दो से तीन स्टॉक ही पसंद है। एक तो आईआरएफसी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आरबीएलएल मैंने ऑलरेडी कहा, वो एक स्टॉक आप मान के चल सकते हैं, अच्छा है। थर्ड इरकॉन रहेगा। इरकॉन फंडामेंटली थोड़ा सस्ता स्टॉक है, टेक्निकली भी अच्छा है। वैगन स्टॉक पे मेरा व्यू थोड़ा साइडवेज है, जो भी कंपनी वैगन्स बनाती है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस के थोड़े स्ट्रेच वैल्यूएशंस है, और स्टॉक के टेक्निकल्स भी अच्छे नहीं है। तो तीन स्टॉक अगर चुनना है तो आईआरएफसी, आरबीएनएल और इरकॉन रहेंगे। ऑल राइट, थैंक यू अरुण जी, आज आप हमारे शो का हिस्सा बने और आपने इतनी अच्छी इंसाइट हमारे व्यूअर्स को दी और इतने सारे उनके सवाल लिए। आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि हमें दिख भी रहा है कमेंट से। एंड वील सून बी कमिंग टू यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस सम अदर डे। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? डिस्क्लेमर एक ही है, नेहा जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किया क्लियर सेम व्यू सभी के साथ डिस्कस किया है। और क्लाइंट्स और जो भी हमसे एडवाइस लेते हैं उनके पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड मेंबर्स जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और हमसे अपने क्वेरीज पूछे।